सभी साथियों को, आप सभी शिक्षार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं स्टैनली का आदेश पत्र 1859, भारतीय शिक्षा आयोग जिसे हंटर कमीशन कहते हैं, तो भारतीय शिक्षा आयोग और हंटर कमीशन 1882 और शिमला शिक्षा समझौता 1901। आज के वीडियो में हम लोग इन 3 टॉपिक को करने वाले हैं। देखिए, हम लोग ना अभी ब्रिटिश शासन में भारतीय शिक्षा के विकास के लिए किए गए प्रयास के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और जो भी आयोग गठित किए गए, जो भी समितियां गठित की गई, नीतिगत स्तर पे जो नीति लागू किए गए, हम लोग उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने 1813 का आज्ञा पत्र, 1833 का आज्ञा पत्र, मैकाले का विवरण पत्र 1834, विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के विवरण पत्र पर स्वीकृति और उड्स का घोषणा पत्र 1854 देखा है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इससे आगे की कड़ी में 1854 तक हम लोगों ने देख लिया है। 1813 से लेके 1854 तक हम लोगों ने देखे हैं। आज के वीडियो में हम लोग 1859 से लेके 1901 तक किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्यतः इन्हीं 3 बिंदुओं को देखते हुए चलेंगे: स्टैनली का आदेश पत्र, भारतीय शिक्षा आयोग और हंटर कमीशन और शिमला शिक्षा सम्मेलन। तो सबसे पहले हम लोग आरंभ करते हैं इस वीडियो का स्टैनली का आदेश पत्र 1859 और स्टैनलीज डिस्पैच 1859। ओके, स्टैनली का आदेश पत्र 1859। 1857 में जो देश में सिपाही विद्रोह हुआ था, तो सिपाही विद्रोह के बाद ना ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लिया था। हम लोगों ने ये देखा है ना कि 1857 के बाद क्या हुआ। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी इंग्लैंड की, जो इंडिया में व्यापार कर रही थी। लेकिन जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ, तो उसके बाद भारत का जो शासन है, भारत का जो कानून व्यवस्था है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया है। ठीक है, और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से पूरे भारत के लिए एक पोस्ट जनरेट किया गया, जिसको इंडिया सेक्रेटरी या भारत सचिव कहते थे। तो सर्वप्रथम भारत सचिव के पद पर लॉर्ड स्टैनली अपॉइंट किए गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से लॉर्ड स्टैनली को अपॉइंट किया गया। स्टैनली ने ना 1859 के अपने आदेश पत्र में उड्स डिस्पैच की नीतियों का समर्थन किया है, और उड्स डिस्पैच की जो सिफारिशें थी, उड्स डिस्पैच के जो प्रस्ताव थे, उसका अनुमोदन किया स्टैनली ने। और स्टैनली ने उड्स घोषणा पत्र के जो सुझाव थे भारत में शिक्षा को लेके, उसके ऊपर उसने काम किया है। हम लोग स्टैनली के घोषणा पत्र में जो बिंदु देखते हैं वो ये देखेंगे कि स्टैनली के घोषणा पत्र में ना सरकार प्राथमिक शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेगा। ये कहा गया है, सहायता अनुदान प्रणाली में केवल माध्यमिक तथा उच्च शिक्षण संस्थान ही सीमित रहेंगे। जो शिक्षण संस्थाओं को जो अनुदान देने की व्यवस्था थी, वो अनुदान सिर्फ माध्यमिक और उच्च विद्यालय तक ही सीमित रखा जाए। स्टैनली के घोषणा पत्र ने यह सिफारिश किया है कि आवश्यकता पड़ने पर सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय कर भी लगा सकती है। अगर सरकार को लगे कि स्थानीय शिक्षा के विकास के लिए करारोपण किया जाना चाहिए, टैक्स लगाए जाने चाहिए, तो सरकार को टैक्स लगाना चाहिए। साथ ही साथ स्टैनली के घोषणा पत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाने की बात की गई है। तो स्टैनली का घोषणा पत्र बहुत ही संक्षिप्त रूप से है, हम लोग समझ सकते हैं ये क्या देख रहा है। इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए, सरकार को लेनी चाहिए। सहायता अनुदान राशि केवल माध्यमिक और उच्च विद्यालय तक होने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय कर को भी लगा सकती है, और शिक्षकों के प्रशिक्षण पे विशेष ध्यान दिया जाए। ये था स्टैनली का आदेश पत्र, जो 1859 ईस्वी में आया। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन नियुक्त किया गया है। ठीक है ना।
1880 में ना लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। लॉर्ड रिपन 1880 में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त होता है। लॉर्ड रिपन ने ना 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। सबसे पहले भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई है 1882 में। और ये जो भारतीय शिक्षा आयोग है, इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे, जिसके नाम पे भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है, हंटर कमीशन भी कहा जाता है। ये जो भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग है, इसने देश भर में सर्वेक्षण करके जो शिक्षाविद थे उनके विचारों को एकत्रित किया तथा शिक्षा से संबंधित सरकारी दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया और 1883 में अपना विस्तृत प्रतिवेदन सरकार के समक्ष रखा है। देखिए, लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे, इसलिए भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है। हंटर आयोग ना देश में शिक्षा की स्थिति की पड़ताल के लिए गहन अध्ययन करता है, पूरे देश में शिक्षा की स्थिति को जांचने के लिए गहन प्रयास करता है। भारत में मौजूद जो उस समय शिक्षाविद थे, प्रमुख शिक्षाविद थे, उनसे विचार एकत्रित करता है। साथ ही साथ जो सरकारी दस्तावेज है उनका बहुत ही गहनता से अध्ययन करता है और अपने विचार 1883 ईस्वी में सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो हंटर कमीशन ने ना जो अपनी रिपोर्ट में जो प्रस्ताव रखे हैं, अपनी रिपोर्ट में हंटर कमीशन ने जो विचार रखे हैं, उसके बारे में जो मुख्य बिंदु है, हम लोग हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिशों की बात करते हैं। हंटर कमीशन ने ना देसी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की वकालत की, देसी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का विचार दिया। हंटर कमीशन की सिफारिशों के अनुसार देसी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ हंटर कमीशन ने यह सुझाव दिया है कि जो जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों को सौंपा जाए। हंटर कमीशन ने यह विचार दिया कि जनसाधारण की शिक्षा का भार स्थानीय निकायों को सौंपा जाना चाहिए। साथ ही साथ हंटर कमीशन यह प्रस्ताव रखता है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल हाई स्कूल सहायता अनुदान प्रणाली के अंतर्गत स्थापित किया जाना चाहिए। सहायता अनुदान प्रणाली, अनुदानों की सहायता से एक मॉडल हाई स्कूल की स्थापना होनी चाहिए। साथ ही साथ हंटर कमीशन का ये विचार है कि सरकारी विद्यालयों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, हंटर कमीशन ये विचार देता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, किंतु सरकारी शिक्षण संस्थानों में ये अमान्य होगा। हंटर आयोग ने या भारतीय शिक्षा आयोग ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के ऊपर जोर दिया है। इस आयोग के अनुसार बालिकाओं के लिए अलग पाठ्यक्रम हो, उनके लिए छात्रवृत्तियां और अलग से महिला अध्यापिकाएं नियुक्त होनी चाहिए। तो बालिका शिक्षा को हंटर कमीशन ने प्रोत्साहित किया है। हंटर कमीशन ने बालिकाओं के लिए अलग से विशेष पाठ्यक्रम की बात की है। यह आयोग बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियां और बालिकाओं के लिए महिला अध्यापिकाओं के बारे में विचार देता है। यह आयोग ना मुसलमानों के शिक्षा को भी समर्थन करता है, मुसलमानों को भी शिक्षित किए जाने की वकालत करता है और मुसलमानों की शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने की बात करता है। साथ ही साथ मुसलमानों को के लिए अलग से पाठ्यक्रम, मुसलमानों को छात्रवृत्तियां देने की बात करता है। ठीक है, स्त्री शिक्षा को ये समर्थन दे रहा है, स्त्री शिक्षा को महत्व दे रहा है, मुस्लिम शिक्षा पे ये जोर दे रहा है। और साथ ही साथ इसके अलावे भी हंटर आयोग ना जो पिछड़ी जाति हैं और पिछड़ी जाति या पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी शिक्षा के विकास के ऊपर जोर देता है। पिछड़ी जातियों एवं क्षेत्रों में भी शिक्षा का विकास होना चाहिए हंटर आयोग के हिसाब से। और पिछड़ी जातियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी जाति के शिक्षक होने चाहिए, ताकि बच्चों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सके और बच्चे पूरी गरिमा के साथ, आत्मसम्मान के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके। हंटर आयोग ने ना पिछड़ी जातियों एवं क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के ऊपर जोर दिया है। साथ ही साथ यह सुझाव देता है कि पिछड़े जातियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हो वो भी पिछड़ी जातियों से ही हो,
ताकि बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सके और पिछड़ी जाति के बच्चे भी स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग ना ईसाई मिशनरियों के उम्मीदों के विपरीत इसने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को और माध्यमिक और उच्च शिक्षा को भारतीय प्रयासों के अंतर्गत सौंप दिया। जैसे ईसाई मिशनरियों को ये उम्मीद थी कि हंटर आयोग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा पे उन्हें अधिकार दिया जाएगा, जो इसने नहीं किया। प्राथमिक शिक्षा को हंटर आयोग स्थानीय निकायों के अंतर्गत देखना चाहता है और जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा है वो भारतीय जनता के व्यक्तिगत प्रयास से किए जा सकते हैं। ये हंटर आयोग का विचार है। तो 1882-83 में हंटर आयोग को देखने के बाद हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन की बात करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत तक ना भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रसार काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा था। भारतीयों में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है, राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित हो रही है और इन्हीं राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास के कारण भारतीय जनता राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग करने लगी। इसी समय लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है 1899 में। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में ना एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया है। 1901 में शिमला में लॉर्ड कर्जन ने प्रांतों के शिक्षा संचालन, जो प्रांतों में अलग अलग प्रांतों में शिक्षा के संचालन के लिए ईसाई मिशनरियों को बुलाया है। इस सम्मेलन में लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को आमंत्रित नहीं किया है और इस सम्मेलन में 150 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं। 1901 का शिमला सम्मेलन लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में हुआ है। लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बन के 1899 में आता है। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा सम्मेलन जो शिमला में आयोजित किया है वहाँ पे उसने ईसाई मिशनरियों को बुलाया, किसी भी भारतीयों को नहीं बुलाया और शिमला सम्मेलन में 150 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय शिक्षा आयोग, स्टैनली का आदेश पत्र और स्टैनलीज डिस्पैच और शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हम लोग स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए शिक्षा के प्रयासों को जानने के क्रम में अगले वीडियो में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगती है, संतोषप्रद लगती है, तो आप कृपया इसे अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जिनके लिए यह उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।